नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में कल होने वाले 90 विधानसभा सीटों पर चुनावों की। राहुल के नए दाव से पस्त होती बीजेपी की। देखेंगे चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बिखरती एनडीए को, नीतीश को पीएम बनाने की तैयारी में जुटी जेडीयू को, जानेंगे बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में एलजी की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, मेयर की मौजूदगी में एलजी को चुनाव कराने की जल्दी क्यों थी, नोटिस जारी कर मांगा जवाब। महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की होगी जेल। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 9 साल बाद करेंगे पड़ोसी देश का दौरा, एससीओ मीटिंग में होंगे शामिल। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 703 अंकों की गिरावट के साथ 81,793 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 200 अंकों की गिरावट के साथ 25,049 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 3 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार थम गया। अब इंतजार है मतदान का। तो इस चुनाव में किन किन उम्मीदवारों की किस्मत लगी है दांव पर, और चुनाव में किन सीट पर रहेगी सभी की नजर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा चुनाव को लेकर अब वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए हर स्तर पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। राज्य भर में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी हैं, जिनमें मतदान अधिकारी, सहायक कर्मचारी और सुरक्षा बल शामिल हैं। राज्य में सभी 90 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसमें 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1 करोड़ 7 लाख पुरुष, 95,77,000 महिलाएं और 467 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसी तरह 18 से 19 वर्ग आयु के 5,24,000 युवा और 1,49,000 दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं में 2,31,093 की 85 वर्ष से अधिक और 8,821 की उम्र 100 साल से ज्यादा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य में मतदान के लिए कुल 20,629 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 2,700 से ज्यादा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और 300 से ज्यादा मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम में सर्वाधिक 252 केंद्र अति संवेदनशील हैं। इस तरह हिसार, सोनीपत और अंबाला में 200 से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। जींद, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल को भी 100 से ज्यादा संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं इस चुनावी मैदान में कुल 1031 उम्मीदवार हैं, जिनमें 101 महिलाएं हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला ऐलानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ऊंचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों में सावित्री जिंदल हिसार से, रंजीत चौटाला रानिया सीट से और चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से प्रमुख हैं। हरियाणा में इस बार कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, जिससे सत्ताधारी पार्टी परेशान है। वैसे बीजेपी को तो अकेले राहुल गांधी ने ही टेंशन दे रखी है। राहुल कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे बीजेपी परेशान है। तो अब राहुल ने उठाए हैं कौन से मुद्दे, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा की जलेबियों के बाद अब राहुल गांधी ने देश के अलग अलग राज्यों के खान पान और कई उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने को लेकर एक ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा, हाल ही में मैंने गोहाना में स्वादिष्ट जलेबियों और उन्हें अधिक व्यापक रूप से बेचने के अवसर के बारे में बात की। भारत में ऐसे ही छोटे उत्पादकों के 5500 समूह हैं, जो सही समर्थन मिलने पर अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं। उन्हें वित्त, प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर संगठन प्रदान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है। इस समर्थन से दुनिया न केवल हमारी मिठाई का आनंद ले सकती है, बल्कि सोपोर के सेब, बल्लारी के जीन्स, कोल्हापुरी चप्पल, मेघालय के अनानास, बिहार के मखाना, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और भी बहुत कुछ का आनंद ले सकती है। बनारसी साड़ियों की वैश्विक सफलता इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि क्या संभव है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि भारत को तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है, जिससे सभी को लाभ हो, और एक अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके।
ये केवल हमारे छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है, ना कि मोदी जी की तरह कुछ पूंजीपति कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करके। राहुल ने कहा, भाजपा ने हरियाणा और भारत की अर्थव्यवस्था को विफल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में धकेल दिया है और छोटे व्यवसायों को नष्ट करके लाखों लोगों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया है। उनकी एकमात्र रुचि उन उत्पादों में है जो अडानी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते हैं। हरियाणा की जनता इस बात को भली भांति समझती है। वे जल्द ही मोदी जी की मित्र पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। राहुल जितना जनता से संपर्क साध रहे हैं, उतना कांग्रेस जमीन पर मजबूत हो रही है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनडीए कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि अब शिंदे सरकार में मंत्री अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच डिप्टी स्पीकर ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे हर कोई डर गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल मंत्रालय की बिल्डिंग से कूद गए। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनको किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। झिरवल के साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान भी बच गई। बाद में पुलिस ने दोनों को जाल से बाहर निकाला। झिरवल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एनसीपी गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वो शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ है। वो अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पहले से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच टकराव चल रहा है। ऐसे में झिरवल के इस कदम ने दोनों ही दलों की दूरियां और बढ़ा दी हैं। दरअसल आरक्षण विवाद को लेकर आदिवासी विधायक पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे का घेराव भी किया। नरहरी झिरवल ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात से पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। हम एसटी आरक्षण को प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में धनगर समाज को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। उन्हें घुमंतु जनजाति के तहत शिक्षा और नौकरियों में 3.5% आरक्षण मिलता है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में धनगढ़, जिन्हें औराव, धनका और डोम के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र का धनगर समुदाय सालों से दावा करता रहा है कि धनगढ़ और धनगर एक ही हैं। वो खुद को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने और 7% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर झिरवल आदिवासियों के आरक्षण में धनगर समुदाय को शामिल करने का विरोध कर रही हैं। फिलहाल आरक्षण विवाद अब एनडीए में टूट का बड़ा कारण बनता दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में एनडीए बिखर रहा है। यही हाल कुछ बिहार में भी है। हालांकि बिहार में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन एनडीए में टूट की खबरों ने अभी से जोर पकड़ लिया है, क्योंकि निशाना पीएम की कुर्सी पर है। जेडीयू की तरफ से अब नीतीश कुमार के लिए पीएम पद की मांग कर दी गई है, जिससे बीजेपी दंग रह गई है। तो किसने उठाई मांग, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू की तरफ से अब नीतीश कुमार के लिए पीएम पद की मांग कर दी गई है, जिससे बीजेपी हैरान दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू विधायक जमा खान के एक बयान पर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में मंत्री जमा खान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा है। जमा खान का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे और इस फैसले का विपक्ष भी समर्थन करेगा। जमा खान के इस बयान के बाद बीजेपी के अजय आलोक ने फौरन ही पलटवार करते हुए ये कह दिया कि फिलहाल इस पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के इस घमासान में आरजेडी की भी अब एंट्री हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इसके पीछे बीजेपी की नीतीश को सीएम पद से हटाने की साजिश है, और अगर बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई भी कदम उठाती है तो जेडीयू केंद्र में बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकती है। इससे साफ है कि भले ही केंद्र में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो, लेकिन बिहार में दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू की चेतावनी से संकट पीएम मोदी की कुर्सी पर मंडराने लगा है। चेतावनी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। बीजेपी शासित राज्य गुजरात की सरकार को कोर्ट ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की। जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन पर राजनीति गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। दरअसल मुस्लिम संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर ये पाया गया कि उसके आदेश की अवमानना करते हुए ढांचों को ध्वस्त किया गया है, तो उन्हें दोबारा बनाने का आदेश दिया जाएगा। बता दें कि जस्टिस BR गवई और
केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन करते हुए संपत्तियों को तोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन बिना इजाजत के संपत्तियों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी, साथ ही किसी अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को तोड़ने से भी रोका था। वहीं बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए कहा, हम नोटिस या कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि अगर हम पाते हैं कि हमारे पिछले आदेश की अवमानना राज्य कर रहा है तो हम न केवल उन्हें जेल भेजेंगे बल्कि उनसे सब कुछ बहाल करने के लिए कहेंगे। हम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देंगे। बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और अब कार्रवाई को लेकर कोर्ट की गाइडलाइंस का इंतजार हो रहा है। सिर्फ बुलडोजर मामले में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति मामले पर भी सख्त वो नजर आ रहा है। अपने आदेश में क्या कहा कोर्ट ने, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मिलावटी घी मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी। इसमें सीबीआई और राज्य पुलिस के दो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का एक अधिकारी रहेगा। वहीं जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को राजनीतिक युद्ध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बेंच ने कई याचिकाओं पर आदेश पारित किया, जिनमें मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थी। पीठ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये मामला राजनीतिक नाटक में बदले। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो ये बात अस्वीकार्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि एसआईटी के जरिए जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा सकती है। तिरुपति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की टीम का गठन कर दिया है। कोर्ट ने कहा, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे ही चेतावनी ईरान की तरफ से इजराइल को दी गई है। आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम फिर से हमला करेंगे। और क्या कुछ बोले खामेनेई, देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की जान जाने के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक नसरल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया। दरअसल ईरान को डर था कि इजराइल इस दौरान हमला कर सकता है। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जुमे की नमाज में शामिल हुए और उन्होंने मौजूद हजारों की तादाद में लोगों के सामने भाषण दिया। खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। खामेनेई ने कहा, दुनिया में एक भी ऐसी अदालत नहीं है जो फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए दोषी ठहरा सके। खामेनेई ने इजराइल का सामना करने के लिए अरब देशों से साथ आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इजराइल का खात्मा जरूरी है। हमने इजराइल पर जो हमला किया वो बहुत छोटी सजा थी। इसी के साथ ही खामेनेई ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल कभी भी हमास और हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाएगा। दरअसल इजराइल के हमले में नसरल्लाह की जान जाने के बाद खामेनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। इसके बाद से पहली बार वह सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। वहीं जिस वक्त नसरल्लाह को दफनाया जा रहा था, उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर और अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। बता दें कि नसरल्लाह की जान इजरायली हमले में 27 सितंबर को चली गई थी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी जिन प्रदेशों में सबसे बुरे हाल में है उनमें सबसे ऊपर है हरियाणा, जहां शायद वो औपचारिक तौर पर ही चुनाव लड़ रही है। नतीजा तो उसे पता है। खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का उसका प्रयोग सफल नहीं हुआ है। राम रहीम और आसाराम की पैरोल भी काम आएगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जोर तोड़ से सरकार बनाने वाली पार्टी को
अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति पर भरोसा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।